हाय। तो आज है डेट 22, सुबह के करीबन 6:30-7 बजे हुए हैं अभी। एंड हमने अभी जर्नी स्टार्ट करी है दिल्ली से लेकर के मध्य प्रदेश तक की हमें रोड जर्नी स्टार्ट करनी है। तो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन हमारे बच्चे जो हैं जो सतना और सीधी में स्ट्रक हैं पिछले 60-70 दिनों से, हम उन्हें लेने जा रहे हैं। तो 70 दिन की यात्रा, 70 दिनों का वेट, और अभी 22 तारीख को सुबह 6 बजे हमने 7 बजे जर्नी स्टार्ट करने का सोचा है। करीबन 1000 किलोमीटर की जर्नी है बाय रोड। तो विल बी कवरिंग दैट रोड ट्रिप और देखेंगे रास्ते में क्या क्या इंटरेस्टिंग नॉन इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं, हम कवर करने की कोशिश करेंगे सारी। अभी आप देख सकते हैं जो कार हैं उसमें हम अपने जो रोड पास हमने इशू कराए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से, तो वो चिपकाए जा रहे हैं। अभी एक गाड़ी में हम चिपका चुके हैं, दूसरी गाड़ी में चिपकाने वाले हैं। विथ मी दीक्षा जो कि यात्रा का पार्ट रहेंगी, और नीरू जिनको हम रास्ते में कहीं धक्का मार के 10-20 किलोमीटर बाद अपनी गाड़ी से नीचे फेंक देंगे। ये हमारे एक्स्ट्रा बैगेज हैं, ये पास में इनका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। तो ये हमारे लिए खतरा है 20-25 किलोमीटर के लिए। देखते हैं इस खतरे से हम कैसे निपटते हैं। एक तरह से स्मगलिंग हो रही है, हम एक बंदे को दिल्ली से स्मगल करके यूपी लेके जाना चाहते हैं। नहीं, आप ऐसा कर रहे हैं कि मैक्सिको बॉर्डर से मुझे क्रॉस करा के अमेरिका में इट इज़ लाइक क्रॉसिंग अमेरिका एंड मैक्सिको बॉर्डर नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। दिस इज सो रिस्की। तो इनको हम ग्रेटर नोएडा छोड़ेंगे, फिर हम आगरा एक्सप्रेस वे होते हुए विल ट्राई टू गो मध्य प्रदेश। देखते हैं रास्ते में क्या माहौल होता है, कैसी ड्राइविंग होती है। 1000 किलोमीटर वुड बी अ लॉन्ग जर्नी ड्यूरिंग दिस टाइम, सो कीप ट्यून एंड कीप वॉचिंग। तो अगर मैं दिखा सकूं, ये हमारी पहली गाड़ी जिसमें मैं और दीक्षा ट्रेवल करेंगे, और ये हमारे पास जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा इशू कराया गया है। हमने दिल्ली गवर्नमेंट से भी ट्राई करा था, पिछले 8-10 दिन से लगातार हम दिल्ली की वेबसाइट पे पास इशू कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो पास हमें कभी मिला नहीं। दिस वो गेटिंग रिजेक्टेड एवरी टाइम। और ये देखिए, ये यात्रियों की संख्या, जो ये हैं माइग्रेंट लेबरर जो दिल्ली में बहुत दिनों से फंसे पड़े थे। अब इन लेबर्स को मध्य प्रदेश जाना है, ये अपने घर जाना चाहते हैं, घर वापसी करना चाहते हैं। लेकिन ये किस्मत वाले हैं कि इनके पास कार मौजूद है, इनके पास ई पासेज अवेलेबल हैं, इनके पास खाना पीना सब कुछ अवेलेबल है। ये उन लेबरर्स की तरह, उन माइग्रेंट की तरह पैदल नहीं चल रहे हैं, धक्का नहीं खा रहे हैं, भूखे नहीं हैं। तो इनको किस्मत वाला समझना चाहिए अपने आप को। इधर से वो एक्स्ट्रा बैगेज जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं कि वो एक्स्ट्रा बैगेज है हमारी यात्रा में, वो फिर से आ गया, पानी लेकर के आ गया। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। और आशीर्वाद अपार्टमेंट को छोड़ करके अब हम निकलने वाले हैं सड़कों की तरफ। तो करीबन 20-25 मिनट पहले हमने जो जर्नी स्टार्ट करी थी, तो हम नोएडा बॉर्डर को क्रॉस करके अभी हम नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे हैं। करीबन 20-25 किलोमीटर की जर्नी हम लोग कर चुके होंगे। तो हमें नोएडा बॉर्डर का जो चेक पोस्ट मिला था, वहाँ से हमारे पासेस चेक करे गए थे, और हमें अपने ID प्रूफ दिखाने पड़े थे, बिकॉज पासेस में हमारे फोटोग्राफ्स नहीं लगे हुए थे। तो वो हमने चेक करवाया। उसके बाद हम सेक्टर 18 होते हुए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे में हैं। रास्ते में हम अपने कज़न ब्रदर नीरू को ड्रॉप करेंगे, और उसके बाद फिर हम आगरा वाला एक्सप्रेस भी पकड़ेंगे और वो जर्नी करेंगे। 3 kilometers, use the left 3 lanes to take the exit toward Taj Express Highway. दीक्षा, आप अगर रोड दिखा सकते हो। तो दोस्तों, ये है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस। सड़कों में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, पर हाँ मुझे लगता है कि एसेंशियल सर्विसेज वाले या कुछ टैक्सी सर्विसेज जो अलाउड हैं वो अभी ऑपरेट कर रही हैं। बहुत ज़्यादा अभी तो ट्रैफिक नहीं है, हम थोड़ा जल्दी भी है, अभी सुबह के करीबन 7-7:30 बजे हुए हैं, तो हो सकता है अभी ट्रैफिक ना हो, बाद में बढ़े। पर हाँ, अगर हम इसे कंपेयर करें दिल्ली के ट्रैफिक से और नोएडा के ट्रैफिक से, तो बहुत फ़र्क है। दिल्ली में मुझे नहीं लगता लॉकडाउन कोई सख्ती से पालन करवा भी रहा है, या लोग पालन कर नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सड़कों में हैं। कोई भी मतलब ऐसा लग नहीं रहा था वहाँ की लॉकडाउन जैसी कोई सिचुएशन है वहाँ पे। हमने जहाँ पे जिस पेट्रोल पंप में हम पेट्रोल भरवा रहे थे, उसके पीछे तो एक ग्राउंड था जहाँ पे बहुत सारे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तो वहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज़ मेंटेन कर नहीं रहे थे लोग। करीबन 30-40 लोग उस ग्राउंड में थे, एक दूसरे के साथ प्रॉक्सिमिटी भी उनकी मतलब थोड़ी नज़दीकियाँ भी ज़्यादा थी। सो बड़ा अजीब सा लग रहा था। लेकिन जैसे ही हम नोएडा में एंटर करें, तो नोएडा में ऐसा लग रहा है कि नोएडा में थोड़ी सी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अभी पहले से काफ़ी इंप्रूव हो गई है। पहले हम लोग कहते थे कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं होती है कंपेयर टू दिल्ली, पर अभी मुझे उल्टा लगा। दिल्ली में कुछ ऐसा खास देखने को नहीं मिला।
लेकिन नोएडा और यूपी में मुझे देखने को लग रहा है कि हाँ यहाँ पे लोग लॉकडाउन का सख्ती से पालन कर रहे हैं। सामने देखो, सामने घाटियाँ दिखाने सामने। तो हम अब उत्तर प्रदेश क्रॉस करके, आगरा का बॉर्डर क्रॉस करके इस समय हम पहुंच चुके हैं राजस्थान। राजस्थान का ये धौलपुर या चंबल का इलाका बोलते हैं। हमारे दोनों तरफ चंबल की घाटियां हैं। इन घाटियों को आप रिलेट कर सकते हैं डाकू फूलन देवी से। डाकू गुर्जर और 10 सम्राट जो होते थे, दयाराम गुर्जर या राम बाबू गुर्जर या डाकू मान सिंह से आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये सारा एरिया उनका ही था। आप अगर मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे अगर आपको दिख रहा है तो ये सारा चंबलों का बीहड़ है। तो चंबल का बीहड़ है। यहाँ पे छोटे छोटे डाकू, बड़े बड़े कई डाकू पाए जाते थे। और ये चंबल नदी है। हम बिल्कुल चंबल नदी के ऊपर है। तो अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ तो ये चंबल नदी है। चंबल नदी वो नदी है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा को अलग करती है। तो ये बड़ा स्ट्रेटेजिक सा इलाका होता था यहाँ के डाकुओं के लिए, यहाँ के डकैट्स के लिए। क्योंकि अगर वो कोई क्राइम उधर राजस्थान की सीमा में करते हैं और क्राइम करने के बाद या किडनैपिंग करने के बाद वो मध्य प्रदेश की सीमा, इस नदी को पार करते थे और मध्य प्रदेश की सीमा में आ जाते थे, तो वो उनके लिए एक थोड़ा सा बेनिफिट पॉइंट होता था, क्योंकि इंटर स्टेट पुलिस का चक्कर होता था। इसी तरह जो मध्य प्रदेश की एरिया में जो डाकू सक्रिय होते थे वो क्राइम करने के बाद थोड़े दिनों के लिए जयपुर या राजस्थान के सीमा में चले जाते थे। तो दिस इज चंबल नदी। चंबल नदी के ऊपर का ब्रिज है ये, जिसको अब हम राजस्थान से मध्य प्रदेश की तरफ जा रहे हैं। तो उधर जिला धौलपुर, ये चंबल की घाटियाँ, और सामने अब मुरैना जिला आने वाला है मध्य प्रदेश का। तो ये पूरा बेल्ट काफ़ी ख़राब और नेगेटिव चीज़ों के लिए फेमस था। यहाँ से कई ऐसे डाकुओं की पर्सनैलिटी हैं जिनके ऊपर मूवी बनी हुई है। डाकू मान सिंह उनमें से एक है, जिनमें अभी थोड़े दिन पहले मूवीज़ बनी थी। और फूलन देवी को तो हम सभी जानते हैं। फूलन देवी पहले डाकू हुआ करती थी, उसके बाद ही वाज लाइक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑल्सो। हम 400 किलोमीटर की जर्नी पूरी कर चुके हैं अपने रास्ते में। करीबन 750 किलोमीटर हमें कवर करने हैं और हम 450 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। अब हमने गाड़ी को थोड़ा रिलैक्स या ठंडा करने के लिए, उसके इंजन को और अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए हम एक जगह पे रुके हैं। तो ये डबरा और दतिया के बीच की एक जगह है। तो वहाँ पे हमें, यहाँ पे इस एरिया का सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमें ये लगा कि दूर दूर तक कहीं कोई हरे भरे या बड़े पेड़ नहीं दिखते। तो उसकी वजह से हम रास्ते में, मैं पिछले 100 किलोमीटर से लगभग यही सोचता आ रहा हूँ कि कहीं रुक करके हम थोड़ा कुछ जो हमने खाना पीना कैरी किया हुआ है वो कुछ खा लेंगे या पानी वगैरह पी लेंगे बैठ करके, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, गाड़ी को भी ठंडा करेंगे। पर आप सोच सकते हैं पिछले 100 किलोमीटर में हमें कोई ऐसा पेड़ या ऐसी छाया वाली जगह नहीं मिली। वहीं बहुत चलने के बाद हमें एक अबेंडेंट सी बिल्डिंग दिखाई दी, उसके सामने एक छोटा सा पेड़ था। तो हम वहाँ रुके हैं। ये दतिया से करीबन 20-25 किलोमीटर पहले। अगर मैं आपको दिखा सकूँ इधर, तो ये हाईवे है, जिस हाईवे के हम नीचे आके रुके। और ये चारों तरफ ये पत्थर वाला या जंगली इलाका है ये पूरा। तो यहाँ पे आप दूर दूर तक देख सकते हैं कि कोई बड़े पेड़ नहीं है। इस समय मैं धूप में खड़ा हूँ और ये एक ना पुराना पुलिस स्टेशन हुआ करता था, आजकल बिल्कुल ये खंडहर सी जगह है। तो यहाँ पे एक केयर टेकर है, उनसे अभी बात हुई तो उन्होंने हमें अलाउ करा कि आप यहाँ बैठ करके खाना पीना खा सकते हैं। क्योंकि हम बाहर बैठे थे तो बाहर बहुत लू थी, 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास वहाँ टेम्परेचर है। आप देख सकते हैं मैंने चुनरी जो ढकी हुई है वो सिर्फ इसलिए ढकी हुई है क्योंकि मैं बाहर बैठा था और इतनी तेज़ लू आ रही थी कि मेरे से वहाँ बैठा नहीं जा रहा था। तो हमने इनसे बात करी कि क्या हम अंदर बैठ सकते हैं। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें ऑफ़र करा कि आप अंदर बैठ सकते हैं। बल्कि वो हमें चटाई वगैरह भी बैठने के लिए ऑफ़र कर रही थी, जो हमने मना कर दिया। और हम बैठ कर के भी यहाँ 10-5 मिनट कुछ खाएंगे पिएंगे। गाड़ी भी हमारी थोड़ी 15-20 मिनट में ठंडी हो जाएगी। सो वी डोंट वांट टू टेक चांस कि लगातार 800 किलोमीटर गाड़ी चलाएं। फिर यहाँ से 15 मिनट बाद हम अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये इनका लंच चल रहा है। दीक्षा सारस्वत 10-15 पूड़ियाँ उन्होंने ली हुई हैं। इसमें से पता नहीं कितनी खाएंगे, कितनी क्या करेंगी। रश्मि गंगा जल की तरह इस्तेमाल करती हुई है सैनिटाइज़र को। डब्लू भी सैनिटाइज़र मलने में लगे हुए हैं। वैसे ज़िंदगी में कभी हाथ भी नहीं धोते खाना खाने के पहले, लेकिन आज वो 4 बार सैनिटाइज़र लगाएंगे। और ये एक पुराना पुलिस स्टेशन है। अगर मैं दिखाऊँ, अगर सामने आप देखेंगे तो पुराने लॉकअप्स हैं। इनमें कभी कैदियों को गिरफ़्तार करके ओवरनाइट रखा जाता था या पुलिस कस्टडी में रखा जाता था। ये सारे जो रूम्स हैं ये किसी पुराने पुलिस स्टेशन के रूम है जहाँ पे हम अभी रुके हुए हैं।
अब यहाँ कोई नहीं रहता, एक आंटी हैं जो यहाँ पे केयर टेकर की तरह साफ़ सफाई के लिए रहती हैं, तो वो पीछे अपनी जगह पे हैं और हम इस जगह का इस्तेमाल थोड़ी देर के लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों खाने के लिए हमने कुछ पूरियाँ रखी हुई हैं और देखते हैं उसके साथ दीक्षा ने क्या रखा है। हालांकि दीक्षा ने तो खाना स्टार्ट कर दिया है, अब मैं भी कुछ खा लूँ, फिर उस वीडियो के अगले पार्ट में मिलेंगे कि हमने और क्या किया रास्ते में और कैसा माहौल है। लेकिन बड़ा ही नीरस सा माहौल है। पिछले 300-400 किलोमीटर में हमें कोई ऐसी रिफ्रेशिंग सी सीनरीज देखने को नहीं मिली कि कोई नेचर बहुत अच्छा हो, हरा भरा हो, तो कुछ भी देखने को हमें ऐसा नहीं मिला। हर जगह सूखा सूखा था। तो पूरा ये नॉर्थ इंडिया का बेल्ट जो दिल्ली से लेकर के इधर ग्वालियर वाला बेल्ट है, ये पूरा सूखा बेल्ट है। इस पर आप कभी भी ऐसी जर्नी ऐसी एक्सपेक्ट करके ना जाएं कि आपको बहुत अच्छी हरे भरे पेड़ मिलेंगे और आप वहाँ पे अपने आइज़ को रिलैक्स कर सकेंगे, बस ठंडा होगा। ओके, हवा बहुत तेज़ चल रही है। ये दरवाज़ा मेरे ऊपर लगने की कोशिश कर रहा है, मैं इसको थोड़ा इधर करता हूँ और मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। हम इस समय झांसी शहर के अंदर पहुँच चुके हैं। तो रास्ता ऐसा है एक्चुअली दिल्ली से सतना जाने का कि पहले आप दिल्ली से जाते हो, यूपी जाते हो, फिर राजस्थान जाते हो, फिर आप मध्य प्रदेश जाते हो, मध्य प्रदेश से फिर आप उत्तर प्रदेश के सीमा में आ जाते हो। झांसी कम्स अंडर उत्तर प्रदेश। ओके, सो ये मैंने आपको झांसी दिखाने की कोशिश करी। बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है झांसी, हरा भरा इलाका लग रहा है। ये पहली बार हमें कोई ऐसा शहर या कोई ऐसी जगह मिली जो थोड़ी सी ग्रीन है। दीक्षा, कौन सा रोड है जिसकी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो? कैन यू टेल आवर व्यूअर्स? नो, आई डोंट नो। सो दोस्तों, ये हम खजुराहो हाईवे है, झांसी से जो खजुराहो की तरफ हाईवे जाता है, ये वो हाईवे है। और अब आप देख सकते हैं कि बीच में जंगली जानवर भी हमें, कुछ सामने हमारे 2-4 बंदर थे और थोड़ा बहुत अब जंगल का और पहाड़ों का रास्ता है। तो मैं भी गाड़ी चलाते चलाते लगभग 500 किलोमीटर की गाड़ी, मैं 500 किलोमीटर की ड्राइविंग कर चुका हूँ। आई वाज लाइक रियली टायर्ड जस्ट बिकॉज कि आँखों को कुछ अच्छा देखने को नहीं मिल रहा था। जब तक आपको ग्रीन देखने को ना मिले तो शांति नहीं मिलती आँखों को, बहुत आँखें जलने लगते हैं। तो अभी मेरे को पिछले 5 मिनट से जब ऐसे सीन्स मेरे को नज़र आने लगे हैं, पेड़ पौधे, थोड़े से बहुत जंगली जानवर, गाय भैंस इधर उधर चलती हुई, तो फिर लगता है कि हाँ ठीक है और यात्रा करने में अब मज़ा भी आ रहा है। हालांकि अब टेम्परेचर भी थोड़ा सा कम हो गया है। जो टेम्परेचर दोपहर के समय 45 डिग्री सेल्सियस था, वो थोड़ा सा कम हो गया है। तो अब एक वो भी है कि हमारा AC भी बहुत इफेक्टिव है। अदरवाइज़ 45 डिग्री सेल्सियस पे AC भी उतने इफेक्टिव नहीं होते। तो हमें खजुराहो पहुँचने में लगेगा अभी करीबन 2 घंटा। उसके बाद अनदर 2 आवर जर्नी, अनदर 3 to 4 आवर जर्नी फॉर सतना। तो अभी करीबन 6 से 7 घंटे की हमारी जर्नी बची हुई है। तो अभी शाम को बजे हैं करीबन 4:30 और हम सतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 10 बजे या 10:30 बजे तक सतना पहुँचेंगे। तब तक मैं आपको बीच बीच में ऐसे ही रास्तों की जानकारी देता रहूँगा कि हमने क्या देखा और कैसा रहा, ये रोड ट्रिप कैसा हमारा साबित होता है। तो फ़िलहाल सो फार सो गुड। कभी सूखा हुआ रास्ता, कभी अच्छा रास्ता, कभी यमुना एक्सप्रेसवे और अभी खजुराहो का हाईवे। देखते हैं, आई विल कीप यू अपडेटेड अबाउट खजुराहो ऑल्सो।